नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जिसमें एक शक्तिशाली विचार और जबरदस्त सामाजिक दबाव ने मिलकर एक सदियों पुराने साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया और दुनिया को एक नई दिशा दी। तो सवाल यही है कि आखिर एक विचार में इतनी ताकत कहाँ से आती है कि वो 300 साल पुराने एक राजवंश को उखाड़ फेंके। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतने बड़े साम्राज्य में आग लगा दी? चलिए पता लगाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के यूरोप से। देखिए, उस समय औद्योगिक क्रांति की वजह से समाज पूरी तरह बदल रहा था। बड़े बड़े कारखाने लग रहे थे, खूब पैसा बन रहा था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक स्याह सच भी था। वो सच था मजदूरों का शोषण, खतरनाक हालात और समाज में गहरी होती असमानता की खाई। और बस यही वो दबाव था, वो प्रेशर था जिसने नए और क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। तो चलिए अब जरा उन विचारों को समझते हैं जिन्होंने सचमुच यूरोप की पूरी शक्ल ही बदल कर रख दी। उस समय यूरोप में मुख्य तौर पर 3 तरह की सोच वाले लोग थे। सबसे पहले थे लिबरल्स। ये लोग बदलाव तो चाहते थे, लेकिन इनका मानना था कि वोट का अधिकार सिर्फ अमीर प्रॉपर्टी वाले पुरुषों को ही हो। फिर आते थे रेडिकल्स। ये लोग बहुमत की सरकार चाहते थे और महिलाओं के वोट देने के अधिकार का भी पूरा समर्थन करते थे। और आखिर में थे कंजर्वेटिव्स, जो किसी भी तरह के बदलाव से कतराते थे। हाँ, धीरे धीरे वो मानने लगे थे कि कुछ बदलाव तो करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत धीरे और अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इन सब से अलग एक और विचार था जो बहुत तेजी से फैल रहा था, समाजवाद। समाजवादियों का मानना था कि समाज की सारी समस्याओं की जड़ है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी। जरा सोचिए, अगर किसी कारखाने या जमीन का मालिक कोई एक इंसान ना होकर पूरा समाज हो, तो उससे होने वाला फायदा भी तो सब में बराबर बटेगा ना। और इस समाजवादी सोच को सबसे जोरदार तरीके से दुनिया के सामने रखा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने। उनकी थ्योरी बड़ी सीधी थी। उन्होंने कहा कि ये जो औद्योगिक समाज है, ये 2 हिस्सों में बटा है। एक तरफ मालिक, दूसरी तरफ मजदूर, और इन दोनों के बीच लगातार एक संघर्ष चल रहा है। और इस शोषण को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक मजदूर क्रांति, जो एक ऐसे समाज को बनाएगी जहां कोई अमीर गरीब, कोई मालिक मजदूर नहीं होगा। चलिए अब यूरोप से निकलकर रूस की तरफ चलते हैं। उस समय रूस समझिए एक प्रेशर कुकर की तरह था जो बस फटने ही वाला था। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की 85% आबादी किसान थी। जी हाँ, 85%। यह यूरोप के बाकी देशों से बिल्कुल अलग था, जहां इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी। रूस अभी भी एक खेती पर निर्भर देश था। और इस विशाल किसान आबादी पर राज था ज़ार निकोलस द्वितीय का। उनका शासन निरंकुश था, मतलब सारी की सारी शक्ति सिर्फ एक राजा के हाथ में। वो जो कह दें वही कानून, कोई सवाल नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। तो एक तरफ करोड़ों किसान और मजदूर, दूसरी तरफ एक निरंकुश राजा। ये दबाव बढ़ता जा रहा था और बहुत जल्द ज़ार की सत्ता को पहली बड़ी चुनौती मिली। साल था 1905। महंगाई आसमान छू रही थी और मजदूरी घट रही थी। परेशान होकर हजारों मजदूर शांति से अपनी मांगे लेकर जार के महल तक गए। लेकिन उन्हें जवाब में क्या मिला? गोलियां। सैकड़ों निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। रूस के इतिहास में ये दिन खूनी रविवार या ब्लडी संडे के नाम से जाना गया। इस घटना ने पूरे देश में आग लगा दी। हर तरफ हड़तालें होने लगी और दबाव में आकर जार को एक संसद, जिसे ड्यूमा कहते हैं, बनानी पड़ी। इस एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। लोगों को अपने राजा, अपने जार पर से भरोसा हमेशा के लिए उड़ गया। वो राजा जिसे वो अपना छोटा पिता मानते थे, अब उनकी नजरों में एक कातिल बन चुका था। अगर 1905 की घटना एक चिंगारी थी, तो पहले विश्व युद्ध ने उस पर घी डालने का काम किया। इसने रूस के उस प्रेशर कुकर को बिल्कुल फटने के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। ये युद्ध रूस के लिए एक भयानक तबाही लेकर आया। एक तरफ मोर्चे पे लाखों सैनिक मारे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ देश के अंदर खाने की जबरदस्त किल्लत हो गई थी। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह चुकी थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। और फिर आया साल 1917, वो साल जब वो प्रेशर कुकर आखिरकार फट गया। और एक बार नहीं, बल्कि 2 बार। पहली क्रांति हुई फरवरी में। इसकी शुरुआत पेट्रोग्राड शहर में खाने को लेकर हुए दंगों से हुई, जिसकी कमान कपड़ा मिलों में काम करने वाली महिलाओं ने संभाली। देखते ही देखते सेना ने भी बगावत कर दी और वो भी प्रदर्शन करने वालों से जा मिली। नतीजा, ज़ार निकोलस द्वितीय को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। 300 साल पुराने रोमानोव राजवंश का अंत हो गया। ज़ार के जाने के बाद देश चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार बनी। लेकिन इस सरकार ने एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक गलती कर दी।
इसने रूस को पहले विश्व युद्ध से बाहर नहीं निकाला, जिस युद्ध से लोग नफरत करते थे, जिसकी वजह से देश बर्बाद हो रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाया व्लादिमीर लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी ने। लेनिन ने लोगों की नब्ज को पहचान लिया था। उन्होंने एक बहुत ही सरल और सीधा नारा दिया, शांति, भूमि और रोटी। शांति मतलब युद्ध का अंत, भूमि मतलब किसानों को जमीन, और रोटी मतलब सबको भोजन। ये 3 शब्द उस वक्त हर रूसी की सबसे बड़ी जरूरत थे। लेनिन इंतजार करने वालों में से नहीं थे। अक्टूबर के महीने में उनकी पार्टी ने एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से एक और क्रांति की और सत्ता पर कब्जा कर लिया। सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों, सब पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया और अस्थायी सरकार का तख्तापलट हो गया। तो अब जब सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में थी, उन्होंने रूस को जड़ से बदलना शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं कैसे। बदलाव बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर हुए। सबसे पहले जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, मतलब किसानों को अमीरों की जमीन पर कब्जा करने की छूट मिल गई। सारे बड़े उद्योग और बैंक सरकार के नियंत्रण में आ गए। समाज से ऊंच नीच मिटाने के लिए पुराने शाही टाइटल्स पर बैन लगा दिया गया। और आखिर में बोल्शेविक पार्टी देश की इकलौती पार्टी बन गई, जिसका नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। और इसी के साथ इतिहास में पहली बार दुनिया के नक्शे पर एक समाजवादी देश उभरा, सोवियत रूस। इस एक घटना ने 20वीं सदी के इतिहास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो एक साम्राज्य का अंत हुआ और एक नए विचार पर आधारित राज्य का जन्म हुआ। लेकिन पूरी दुनिया के लिए इसके क्या मायने थे? रूस की इस क्रांति ने दुनिया को क्या विरासत दी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज भी तलाश रहा है।